नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल स्पेशल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हम आपको हर दिन प्रोवाइड करवा रहे हैं। सभी क्वेश्चन लास्ट तक देखें और क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा एक एफईटी की विशेषता नहीं है। दोस्तों, एफईटी का पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इसकी कार्यप्रणाली जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पर डिपेंडेंट होती है। एफईटी के बारे में अगर विशेषताओं की बात की जाए तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ये भी सही है। यूनिपोलर डिवाइस है। देखो, सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है वो यूनिपोलर है या बाईपोलर, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होता है कि उसमें करंट का कंडक्शन किस वजह से होता है। जब होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण हो तो उसे बाईपोलर कहा जाता है, जैसे हमारा पीएन डायोड या फिर एनपीएन प्रकार के ट्रांजिस्टर। जब या तो होल्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक के कारण धारा का कंडक्शन होता है तो उसे यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है। एफईटी एक मेजॉरिटी कैरियर है, यानी बहुसंख्यक वाहक चालित युक्ति है। इसमें या होल के कारण या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का चालन होता है। यानी अगर कंडक्शन होल्स की वजह से हो रहे हैं तो एन चैनल एफईटी कहा जाता है, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है तो इसे एन चैनल एफईटी कहा जाता है। हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है इसका, बीजेटी के जस्ट रिवर्स या जस्ट अपोजिट होती है, हम यूँ कह सकते हैं। और वाल्व के अगर कैटेगरी में इसे रखें तो ये पेंटोड वाल्व की भांति होती है, तो डी आ जाएगा नन अबोव, क्योंकि ये पूछा था कि कौन सी विशेषता नहीं है। और अगर ये पूछा होता कि कौन सी विशेषता है तो फिर ऑल अबोव आप करना है। यानी ए बी सी तीनों जो है वो एफईटी की विशेषता है, हम आपको ये बताना चाह रहे थे कुल मिलाकर। अगला सवाल है, रिवर्स बायस में जब पीएन डायोड का ब्रेकडाउन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों, एक डायोड में रिवर्स बायस में दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं। एक को बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, एक को बोलते हैं जिनर ब्रेकडाउन। जिनर ब्रेकडाउन केवल जिनर डायोड में होता है और ये पूर्व निर्धारित एवं पूर्व निश्चित मान पर होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है ये किसी भी कंडीशन वोल्टेज पर हो सकता है, पूर्व निर्धारित एवं पूर्व निश्चित मान नहीं होता है। एक सामान्य पीएन डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन ही होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपको करना है, एवलांचे ब्रेकडाउन होगा। अगला सवाल है कि अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास किस वर्ग में आते हैं? दोस्तों, अचालकों के वर्ग वाली टेबल याद रखना, वाई ए ई बी एफ एच सी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक मेरा मानना है इस टेबल में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास जो होते हैं ये वर्ग बी में आते हैं और इसका टेम्परेचर जो होता है वो 130 डिग्री के आसपास होता है। 130 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो ये सहन कर सकते हैं। अभ्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस क्लास बी में आते हैं। अगला सवाल है, ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो हमें क्या प्रदान करता है? जब ट्रांजिस्टर शब्द देवे तो केवल ट्रांजिस्टर शब्द होता है तो वो फिर पीएनपी या एनपीएन के बारे में ही होता है, ध्यान रखें। और बेस कलेक्टर जो होता है ना, ये हमेशा जंक्शन 2 होता है, ध्यान रखना। एमीटर बेस के बीच में हमेशा जंक्शन 1 होता है। एक्टिव मोड की इसमें बात होती है, हमेशा ध्यान रखना। सक्रिय क्षेत्र मानते हैं। सक्रिय क्षेत्र में पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है और दूसरा जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में होता है। अब यहाँ पर J2 का पूछा है तो उच्च प्रतिरोध करना है हमें। बी ऑप्शन यहाँ अपना सही रहेगा। बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। यूपीएस में इमरजेंसी उपयोग के लिए हम एक बैटरी लगाते हैं तो वो कौन सी बैटरी होती है? फिर वो निकिल कैडमियम बैटरी होती है, ध्यान रखना। ज़्यादातर इसी का उपयोग बताते हैं। ऑटोमोबाइल्स और पावर स्टेशन में स्टोरेज के रूप में तो फिर वो लेड एसिड बैटरी होती है, ध्यान रखना। 8 घंटे डिस्चार्जिंग का समय इसका जनरली माना जाता है। पावर स्टेशन में बैटरी का बैकअप टाइम अगर कोई आपसे पूछे तो ध्यान रखना है। 100 केवीए का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें 1100 वोल्ट प्राइमरी और 400 वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज है। जब सेकेंडरी के 100 टर्न है तो प्राइमरी में टर्न की संख्या पूछी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
N2/N1 बराबर V2/V1 का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें तो आप उत्तर निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडरी टर्न N2 आपको दिए हुए, यहाँ पर 100 टर्न, प्राइमरी टर्न N1 आपको कैलकुलेट करने थे। सेकेंडरी वोल्टेज 400 है और प्राइमरी वोल्टेज 1100 है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उत्तर का मिलान ज़रूर करना। 275 टर्न प्राइमरी के आ रहे हैं जहाँ तक मेरा उत्तर है। आप अपने कैलकुलेशन हमेशा करें, मिलान करें मेरी कैलकुलेशन को ज़रूर। हाँ, तरीका वही रहेगा पर कैलकुलेशन में गलतियाँ या एरर हो सकता है, तो आप क्रॉस मैच करवा लें और सब सही आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। अगला सवाल, वाइंडिंग में जो कॉइल साइड की संख्या होती है वो कॉइल की संख्या की हमेशा फिर दोगुनी होती है, ध्यान रखना। क्योंकि साइड का मतलब क्या होता है, जो स्लॉट में डाले जाते हैं। जो भाग स्लॉट के अंदर डाला जाता है उसे हम एक्टिव साइड बोलते हैं। प्रत्येक कॉइल में 2 एक्टिव साइड होती है। जैसे मान लो पोल पिच का मान अगर 6 आया है तो वाइंडिंग 1 से 7 में डलेगी, तो उस कुंडली का एक एक्टिव सिरा स्लॉट नंबर 1 में और दूसरा एक्टिव सिरा स्लॉट नंबर 7 में डाला जाएगा। तो ये दोनों एक्टिव सिरे हो गए। तो यानी जितनी कॉइल होती है उनका 2 गुना हमेशा उसकी साइड होती है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो है कि 3 पिकोफैरेड और 6 पिकोफैरेड के 2 कैपेसिटर है और वो समांतर में जुड़े हुए हैं। इनकी कुल कैपेसिटी ज्ञात कीजिए। दोस्तों मुझे लगता है कि कैपेसिटर से रिलेटेड है ना, आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे उसके कनेक्शन का हो, चाहे उसकी टोटल कैपेसिटी का हो, या इनके प्रकार या यूज का, इनकी इकाई का, कुछ भी हो। कैपेसिटर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। खैर, समांतर में कैपेसिटी बढ़ती है, दोनों को हम जोड़ते हैं, C1 + C2 हो जाएगा। यानी 3 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 9 पिकोफैराड। अपना जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मान लीजिए कि यही दोनों श्रेणी क्रम में होते तो श्रेणी क्रम में कैपेसिटी घटती है और 1/C1 + 1/C2 ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। या फिर जब 2 ही कैपेसिटर दिए हुए हो तो C1 × C2/C1 + C2 वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे यानी 3 × 6/3 + 9 तो 18, 3 + 6 18/9 आ रहा है। 18/9 को हल करोगे तो 2 पिकोफैरेड आएगा। वैसे भी याद रखो, श्रेणी क्रम में कुल कैपेसिटी मिनिमम कैपेसिटेंस मान से भी कम होती है। तो यहाँ पर सबसे कम 3 का था और ऑप्शन जो है वो 2 पिकोफैरेड का, नो डाउट यही होना था, है ना। अभी खैर आपका ए उत्तर सही है, लेकिन अगर समांतर की जगह श्रेणी होता तब आपका उत्तर डी होता। आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला सवाल, आधुनिक टरबाइन चालित अल्टरनेटर जितने भी होते हैं उनको किसके माध्यम से ठंडा करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको पहले ही करवाया और अभी रिसेंटली भी एक सीरीज़ में ये क्वेश्चन आया था। बड़े जनरेटर जितने भी होते हैं, विशेष तौर से मैं थर्मल पावर स्टेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन से कूलिंग की जाती है क्योंकि इसको घर्षण मुक्त कूलिंग मानते हैं। कहते हैं कि इस कूलिंग वाली विधि में सबसे कम घर्षण यानी सबसे कम फ्रिक्शन इसी में आता है। अगला सवाल न्यूमेरिकल है। एक शंट जनरेटर है, 250 वोल्ट सप्लाई पर 195 एम्पियर धारा देता है। दोस्तों ना लिखा हो तो ध्यान रखना, ये हमेशा लोड की करंट होती है। आर्मेचर और फील्ड का रेजिस्टेंस 0.02 ओम और 50 ओम है। इंड्यूस ईएमएफ का मान ज्ञात करें। देखो माय डियर, जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने के लिए टर्मिनल वोल्टेज में आर्मेचर प्रतिरोध जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो जोड़ी जाती है, यानी V + IA × RA होता है, राइट। अब देखो आर्मेचर की धारा जो है ना वो हमें यहाँ पर स्पष्ट नहीं दी गई। शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए लोड करंट और शंट फील्ड करंट का योग किया जाता है। देखो एक ये भी फॉर्मूला हो गया। कई बार छोटा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसी क्वेश्चन में इतना ही हो और मान लो सवाल होता कि आर्मेचर धारा की गणना कीजिए, बताइए। तो अब देखो लोड करंट तो 195 एम्पीयर सीधा सीधा दे रखा है, लेकिन शंट फील्ड करंट नहीं दिया हुआ। माय डियर, शंट फील्ड करंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है V/RSH
और ये दोनों आंकड़े आपके सामने स्पष्ट है। देखो टर्मिनल वोल्टेज 250 होती है ना, तो शंट जनरेटर में लोड को मिलने वाली वोल्टेज भी शंट फील्ड को मिलती है, यानी दोनों वोल्टेज सेम होते हैं। 50 ओम का रेजिस्टेंस है, आप देख रहे हैं करंट की वैल्यू कितनी आई, 5 एम्पियर। 250 में भाग देंगे 50 का, 5 एम्पियर आया। देखो आर्मेचर की करंट 195 एम्पियर थी, फील्ड की करंट आपने कैलकुलेट करी 195, उत्तर हो गया 200 एम्पियर। अब देखो टर्मिनल वोल्टेज 250 प्लस IA 200 इंटू RA 0.02, जब इसकी कैलकुलेशन आप करते हैं तो 4 वोल्ट ये उत्तर आ रहा है। 250 में 4 जोड़ेंगे तो 254। सी ऑप्शन जो है अपना यहाँ बिल्कुल सही रहेगा, आपको सी ऑप्शन के साथ जाना है। दोस्तों कैलकुलेशन कर लीजिए, मिलान कर लीजिए और अपने आप को तैयार कर लीजिए। मुझे लगता है डीसी जनरेटर का न्यूमेरिकल जो है ना वो पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। और अगला जो सवाल है, एक रैखिक प्रतिरोध है जिसका मान वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है। कुल मिलाकर सवाल ये पूछा है कि ऐसा प्रतिरोध जिसका मान वोल्टेज के आधार पर बदलता हो। दोस्तों हम इसको VDR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VDR। पूरा नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर का जो दूसरा नाम होता है वो होता है वेरिस्टर। बी उत्तर जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। वेरिस्टर अपन को यहाँ पर ऑप्शन करना है। अगला सवाल है 6 पोल 50 हर्ट्ज की एक इंडक्शन मोटर है जो 970 RPM पर चल रही है। रोटर EMF की फ्रिक्वेंसी ज्ञात कीजिए। माय डियर, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का भी अपने आप में एक स्टैंडर्ड है। जूनियर इंजीनियर लेवल तक में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी हो सकता है। मैंने कई बार करवाया है एंड आई होप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसका उत्तर जानते भी होंगे। फिर भी रिपीट करवाना हमारा फ़र्ज़ है। आइए फॉर्मूला देखते हैं। दोस्तों रोटर फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है S/F, यानी स्लिप इनटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। बड़ा सवाल ये है कि स्लिप तो दिया ही नहीं। स्लिप ज्ञात करेंगे परसेंटेज में, अगर आपको ज्ञात करनी है तो NS माइनस NR/NS होता है। प्रतिशत में ज्ञात करोगे तो इंटू 100 होता है। अब देखो दोस्तों एक सवाल ये भी बन गया। मान लो इतना ही क्वेश्चन होता और वो आपसे ये पूछता कि बताओ इसमें स्लिप कितनी है, ये भी तो क्वेश्चन बन ही सकता है ना। ठीक बात है दोस्तों, जो पेपर में देता है वो हमेशा रोटर गति होती है। इसका मतलब सिंक्रोनस गति तो हमें दी नहीं, इसका मतलब आपको सिंक्रोनस गति भी पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। NS के लिए फॉर्मूला होता है F/120/P। देखो ये भी तो सवाल हो सकता है। 6 पोल 50 हर्ट्ज मोटर की सिंक्रोनस गति ज्ञात कीजिए, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा, यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। माय डियर, इसकी सिंक्रोनस गति जब आप ज्ञात करेंगे तो 1000 RPM आएगी। कैलकुलेट करना और मुझे मिलान करना। क्यों? F/120/P आप करोगे, वैल्यू रखोगे ना तो 1000 आएगी। देखो जब सिंक्रोनस गति 1000 RPM आ गई, NS माइनस NR/NS करके इंटू 100 करेंगे तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि 3% जो है वो प्रतिशत स्लिप आ जाएगी। सिंक्रोनस गति आ गई, स्लिप आ गई, तो अब रोटर गति निकाल दो ना, S/F कर दो। तो 3% था, प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, इंटू 50 सप्लाई फ्रिक्वेंसी दिया हुआ था 1.5 हर्ट्ज जो है वो रोटर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आप ज़रूर करके जाएं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा ऐसे प्रश्नों को ज़रूर हल करें। आइए ज़रा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग कहाँ प्रदान की जाती है। देखो पहले तो मैं ये पूछूंगा कि डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है। तो अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग जो होती है वो हंटिंग दोष को समाप्त करने के लिए होती है। अब दूसरा मेरा सवाल ये है कि हंटिंग दोष होता क्या है। हंटिंग होता है कि रोटर जो होता है ना वो वाइब्रेट करने लग जाता है, दोलन करने लग जाता है। कब? जब अचानक भार में वेरिएशन आते हैं, लोड में जब इंस्टेंट परिवर्तन आते हैं। क्योंकि अल्टरनेटर भारत में जितने भी होते हैं वो एक स्थिर फ्रिक्वेंसी पर विद्युत का उत्पादन करते हैं। इन्हें एक नियत गति से चलना ज़रूरी है। तो फिर इन दोलन्स को समाप्त करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं और डैम्पर वाइंडिंग लगती है पोल फेस पर।
पोल फेस जो है वो हम पोल शू को ही बोलते हैं। बी उत्तर कर देना, या पोल फेस का ऑप्शन पेपर में आ जाए तो वो कर देना। आगे देखो भाई, डीसी मोटर की वार्ड लियोनार्ड विधि की अनुशंसा के लिए नहीं की जाती है। यानी सवाल तो ये पूछ रहा है कि वार्ड लियोनार्ड विधि को आप कब उपयोग में नहीं लोगे। अच्छा, मोटर के इसके विधि की विशेषता पर आइए। वार्ड लियोनार्ड विधि की क्या विशेषता है? सबसे बड़ी विशेषता कि जब हमें सूक्ष्म परिवर्तन चाहिए, जब हमें गति में एक वाइड रेंज बड़े मान का परिवर्तन चाहिए, जब हमें इंस्टेंट वेरिएशन चाहिए, तब अपन क्या करते हैं कि इसका उपयोग करते हैं। ऐसा का मतलब क्या हो गया फिर? सतत गति संचालन, यानी जहाँ लगातार मोटर चलती रहेगी तो वहाँ हमें क्या है कि गति नियंत्रण करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जब स्पीड कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, लगातार कांस्टेंट चलना है, तो फिर हमें क्यों वहाँ पर वार्ड लियोनार्ड विधि लगाएंगे। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला सवाल है कि एक KWH जो होता है उसमें कितने किलो कैलोरी या जूल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। देखो 860 या 861 किलो कैलोरी होता है, याद रखना। और अगर जूल के हिसाब से आ जाए ना, तो देखो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। तो किलोवाट इंटू घंटे किया हुआ है। किलोवाट का वाट बना दो, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मिनट को अगर आप सेकंड में बदलते हो तो 60 सेकंड यानी 3600 होते हैं। कुल मिला करके 3600 और 3 ये 50 है ना, यानी कुल मिला करके अगर अपन देखें तो 3.6 मेगा जूल बन रहा है। ध्यान से देखो, जूल कब बनता है? वाट सेकंड जो होता है ना, वही जूल होता है। तो हमने किलोवाट को वाट में और घंटे को सेकंड में बदल दिया था। सो अभी तो हमें क्या करना है, फिर ए ऑप्शन के साथ जाना है। और वैसे याद रखें तो 3.6 मेगा जूल लिख सकते हो, या 36 × 10⁵ जूल, ये ऑप्शन भी आपका सही है। बस दोस्तों यही थे आज के क्वेश्चन। यदि पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए आपको कैसा लगा। वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।